नमस्कार साथियों। ना रुकना है ना थकना है, बस मेहनत करके लक्ष्य को पाना है। इसी उद्देश्य और मोटिवेशन के साथ हम लोग बात कर रहे हैं भारत के भूगोल की। और भारत के भूगोल में हम अध्ययन कर रहे हैं भारत की अवस्थिति और विस्तार की। अवस्थिति और विस्तार के अंतर्गत हम दो तरह की स्थिति का अध्ययन करते हैं, एक ग्लोबीय स्थिति का और दूसरा भौगोलिक स्थिति का। और ग्लोबीय स्थिति के अंतर्गत हम अक्षांशीय स्थिति और देशांतरीय स्थिति का हम लोग अध्ययन करते हैं। देखिए, यदि हम बात करें भारत की ग्लोबीय स्थिति की, तो हम इसके अंतर्गत एक तो बात करते हैं भारत की अक्षांशीय स्थिति और दूसरी हम लोग बात करते हैं भारत की देशांतरीय स्थिति। और भारत की अक्षांशीय स्थिति को समझने के लिए हमें किसका अध्ययन करना होता है? अक्षांश का। और भारत की देशांतरीय स्थिति को समझना है तो हमें किसका अध्ययन करना होता है? देशांतर का। यानी कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अब हम लोगों ने भारत की अक्षांशीय स्थिति के संदर्भ में अक्षांश लैटिट्यूड का अध्ययन किया था कि लैटिट्यूड क्या होते हैं, लैटिट्यूड की संख्या कितनी होती है, लैटिट्यूड लाइंस क्या होती है, लैटिट्यूड लाइंस की जो है नंबर्स कितने हैं या नंबर्स ऑफ लैटिट्यूड लाइंस कितनी हैं, और साथ ही साथ हमारी पृथ्वी पर जो प्रमुख अक्षांश रेखाएं या अक्षांश कौन कौन से हैं और उन्हें क्या कहा जाता है, इसके बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। अब इसी कड़ी में आज हम पहले बात करेंगे देशांतर की कि लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूड की संख्या कितनी होती है, लॉन्गिट्यूड का महत्व क्या है, और हमारी पृथ्वी पर लॉन्गिट्यूड जो प्रमुख हैं वह कौन कौन से हैं और कहां से हमें प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए, बात करते हैं देशांतर लॉन्गिट्यूड की। लॉन्गिट्यूड। अब देखिए, देशांतर क्या होते हैं कि जब हमने लैटिट्यूड अक्षांशों के बारे में अध्ययन किया था तब हमने कहा था कि अक्षांश रेखाएं काल्पनिक रेखाएं होती है जो पृथ्वी की सतह पर भूमध्य रेखा के समांतर खींची जाती है। अब देखिए, बात करते हैं देशांतर की। तो अब समझना देशांतर रेखाएं क्या होती है या देशांतर क्या होते हैं। भूमध्य रेखा के लंबवत खींची गई
काल्पनिक रेखाएं जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती। पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि यहां जो है भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर के वर्टिकल लंबवत खींची जाती है। कैसे देखिए, यदि हम बात करें यहां है इक्वेटर, यदि इसे हम भूमध्य रेखा मानते हैं या भूमध्य रेखा है, तो इसके लंबवत जो खींची गई काल्पनिक रेखाएं जो नॉर्थ पोल यहां है, उत्तरी ध्रुव, और यहां है दक्षिणी ध्रुव। यहां इस तरह से भूमध्य रेखा के लंबवत खींची जाती है जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती है, और इन काल्पनिक रेखाओं को हम क्या कहते हैं? देशांतर कहते हैं। क्लियर? अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां भी ध्यान रखना कि जो 0 डिग्री देशांतर है, कौन सा? यहां जो मध्य से गुजरता है, इसे हम कहते हैं 0 डिग्री देशांतर, जिसका हम आगे अध्ययन करते हैं। तो इसे ही हम प्रधान मध्याह्न रेखा, प्रधान याम्योत्तर या ग्रीनविच रेखा कहते हैं। तो देशांतर जो है वहां इस ग्रीनविच रेखा के पूरब और पश्चिम की कोणात्मक दूरी को दर्शाते हैं। जिस प्रकार अक्षांश भूमध्य रेखा से उत्तर और दक्षिण की कोणात्मक दूरी को दर्शाते हैं, उसी प्रकार यहां देशांतर इस ग्रीनविच रेखा या प्रधान याम्योत्तर से पूरब और पश्चिम की कोणात्मक दूरी को दर्शाते हैं। यानी कि देशांतर या देशांतर रेखाएं प्रधान याम्योत्तर से पूरब और पश्चिम की कोणात्मक दूरी को दर्शाते हैं। यानी कि जिस प्रकार अक्षांश रेखाएं एंगुलर डिस्टेंस बताती है भूमध्य रेखा से उत्तर और दक्षिण की, उसी प्रकार देशांतर भी प्रधान याम्योत्तर रेखा, जिसे हम 0 डिग्री देशांतर ग्रीनविच रेखा कहते हैं, इससे पूरब और पश्चिम की कोणात्मक दूरी एंगुलर डिस्टेंस को दर्शाते हैं। क्लियर हो गया? तो यहां एग्जाम में कई बार पूछा जाता है और यह विशेष रूप से आपको याद रखना है। यहां तक शायद आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब देखिए, हमारी जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर ये जो काल्पनिक रेखाएं हैं, जो इमेजिनरी लाइंस खींची गई है,
जो भूमध्य रेखा के लंबवत उत्तर से उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाती है, इनकी संख्या कितनी है? तो देखिए बात करते हैं पृथ्वी ऑब्लिक ग्लोब पर कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? 360 है। यह भी ध्यान रखना कि पृथ्वी पर कुल देशांतर रेखाएं कितनी है? 360 है। अब आता है इन देशांतरों का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो देशांतर रेखाओं का प्रयोग पृथ्वी पर स्थित किसी स्थान के समय की गणना करने में किया जाता है। यह ध्यान रखना, देशांतर का प्रयोग हम किसके रूप में करते हैं? कि देशांतरों का प्रयोग हम पृथ्वी पर कोई भी स्थान है उस स्थान के समय की गणना करने के लिए देशांतर का उपयोग करते हैं। तो अब हमारे से यह भी पूछा जा सकता है कि पृथ्वी पर समय की गणना करने हेतु प्रमुख कौन कौन से देशांतर हैं? समझना यहां से पृथ्वी पर समय की गणना हेतु प्रयुक्त प्रमुख देशांतर। देखिए ग्लोब में या पृथ्वी पर कुल देशांतर रेखाएं कितनी है? 360 है। लेकिन क्या 360 का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए 360 देशांतर का प्रयोग हम करते हैं, लेकिन उनका महत्व या उनका जो है नाम अलग अलग होता है। कैसे? इसीलिए हम पढ़ते हैं कि पृथ्वी पर समय की गणना हेतु प्रयोग प्रमुख देशांतर कौन कौन से? तो इसमें एक तो ध्यान रखना, एक तो है ग्रीनविच रेखा है, एक अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है, एक मानक समय रेखा है और एक स्थानीय समय रेखा। इनका प्रयोग हम किस रूप में करते हैं? किसी भी स्थान की समय की गणना के लिए मुख्य रूप से या तो हम ग्रीनविच रेखा का उपयोग करते हैं
या अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का उपयोग करते हैं, या फिर मानक समय रेखा या प्रामाणिक समय रेखा का उपयोग करते हैं, या स्थानीय समय रेखा का प्रयोग करते हैं। यानी कि इन देशांतरों का हम लोग विशेष रूप से पृथ्वी पर समय की गणना हेतु प्रयोग करते हैं, और इसी के आधार पे हमें प्रश्न भी पूछे जाते हैं। और इसीलिए हम एक एक जो है देशांतर जो समय की गणना के लिए प्रयुक्त होते हैं, चाहे वह ग्रीनविच रेखा है, चाहे वह अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है, चाहे मानक समय रेखा है, चाहे स्थानीय समय रेखा है, इनके बारे में अध्ययन करेंगे कि यह क्या है और इनको क्या कहा जाता है और इनका क्या महत्व है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रीनविच रेखा। तो बात करते हैं ग्रीनविच रेखा की। ग्रीनविच रेखा, अब देखिए, सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि ग्रीनविच रेखा क्या है। तो ग्रीनविच रेखा पृथ्वी के लगभग मध्य से गुजरने वाला देशांतर, जिससे अंतर्राष्ट्रीय मानक समय की गणना की जाती है, या जिसका प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय या विश्व के समय की गणना हेतु करते हैं। क्लियर हो गया? पृथ्वी के लगभग मध्य से गुजरने वाला देशांतर, जिसका प्रयोग विश्व के समय की गणना या अंतर्राष्ट्रीय मानक समय की गणना हेतु किया जाता है, और जो इंग्लैंड के लंदन शहर के पूर्व में स्थित ग्रीनविच रॉयल वेधशाला से गुजरता। क्लियर हो गया कि ग्रीनविच रेखा क्या है? कि पृथ्वी के लगभग मध्य से गुजरने वाला देशांतर। कैसे समझना? देखिए, यहां पृथ्वी है, यहां क्या है? पृथ्वी, और यहां है
नॉर्थ पोल और यहां है साउथ पोल। यहां है भूमध्य रेखा, इक्वेटर। अब पृथ्वी के लगभग मध्य से, यहां मध्य भाग, यहां पृथ्वी के लगभग मध्य से गुजरने वाला देशांतर, जिसका प्रयोग पूरे विश्व के समय की गणना या कहें अंतरराष्ट्रीय मानक समय की गणना के लिए किया जाता है। यहां तक क्लियर हो गया। अब इसे ग्रीनविच रेखा क्यों कहते हैं? तो इसका कारण है कि यहां जो है लंदन जो है, आपने नाम सुना होगा, इंग्लैंड का एक शहर है लंदन। लंदन के पूर्व में एक रॉयल वेधशाला है जो ग्रीनविच नामक स्थान पर है, जिसे ग्रीनविच रॉयल वेधशाला कहते हैं। ग्रीनविच रॉयल वेधशाला से यहां गुजरता है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? ग्रीनविच रेखा कहा जाता है। क्लियर हो गया? अब देखिए, यदि विश्व के मानचित्र में बात करें तो समझना, यहां से यहां विश्व का जो मानचित्र है, इसमें यहां है पूरा यूरोप है, यूरोप है, और यहां है अफ्रीका, और यहां है इंग्लैंड। अब इस इंग्लैंड के पूरब से यहां लगभग विश्व के मध्य से इस तरह से गुजरती है। इस तरह से गुजर, तो लगभग यहां पूरे पृथ्वी के मध्य से गुजरती है। और यहां किस स्थान से गुजरती है, यहां भी क्लियर होना चाहिए। अब यहां आपसे यदि पूछा जाए देश, तो यहां किस देश से गुजरती है? इंग्लैंड से। इंग्लैंड में भी कहां से? लंदन से। लंदन में भी कहां से? रॉयल वेधशाला से। और इसीलिए इस ग्रीनविच रेखा को हम ग्रीनविच रेखा के नाम से जानते हैं। यहां तक क्लियर हो गया। अब इसके बाद आता है कि यहां जो ग्रीनविच रेखा है, इसका निर्धारण कब किया गया और ग्रीनविच रेखा को किस किस नाम से जाना जाता है। तो एक एक को लेके बात करते हैं। देखिए, ग्रीनविच रेखा का निर्धारण 22 अक्टूबर 1884 को संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए के वाशिंगटन
डीसी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन इंटरनेशनल मेरिडियन कांग्रेस किया गया। यानी कि इस ग्रीनविच रेखा का निर्धारण कब किया गया? तो 22 अक्टूबर 1984 को यूएसए का शहर वॉशिंगटन डीसी, जिसे हम विश्व की आर्थिक राजधानी के रूप में जानते हैं, क्योंकि जो विश्व के प्रमुख आर्थिक संगठन जिसमें विश्व बैंक है, दूसरा आईएमएफ है, इनका मुख्यालय कहां है? वॉशिंगटन डीसी में। और यह विश्व की जो आर्थिक राजधानी है, इसमें एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ जिसे इंटरनेशनल मेरिडियन कांग्रेस कहा जाता है, और इस सम्मेलन में ही इस ग्रीनविच रेखा का निर्धारण किया गया। अब इस ग्रीनविच रेखा को किस नाम से जानते हैं? तो देखिए, ग्रीनविच रेखा को रेखा को 0 डिग्री देशांतर प्रदान मध्याह्न रेखा प्रदान याम्योत्तर भी कहा प्रधान याम्योत्तर भी कहा जाता है। और इसके समय को, यानी कि ग्रीनविच रेखा पे जो समय है, उसे हम GMT के नाम से जानते हैं, यानी कि ग्रीनविच माध्य समय या जुल्लू समय या विश्व समय के रूप में हम लोग जानते हैं। ग्रीनविच मीन टाइम, ग्रीनविच माध्य समय को रूप में हम लोग जानते हैं, यानी कि ग्रीनविच रेखा पे जो समय होता है उसे हम GMT कहते हैं। क्लियर हो गया? तो अब आपको क्लियर हो गया कि ग्रीनविच रेखा क्या है। तो 0 डिग्री देशांतर को हम ग्रीनविच रेखा कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यह इंग्लैंड के लंदन शहर के पूरब में स्थित ग्रीनविच रॉयल वेधशाला से गुजरती है। और इसका निर्धारण कब किया गया? 22 अक्टूबर 1884 को किया गया। कहां किया गया? यूएसए के वॉशिंगटन डीसी में किया गया। और इसे क्या कहा जाता है? तो 0 डिग्री देशांतर कहा जाता है, ग्रीनविच माध्य समय कहा जाता है। क्लियर हो गया?
इसके बाद दूसरा जो हमें पूछा जाता है, या पृथ्वी पर समय की गणना के लिए दूसरा प्रमुख जो देशांतर जिसका प्रयोग होता है उसे कहा जाता है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल टाइम लाइन। तो देखिए बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा की। इंटरनेशनल टाइमलाइन। अब समझना कि बेरिंग जल संधि, प्रशांत महासागर में एक जल संधि है बेरिंग जल संधि, कि बेरिंग जल संधि के समांतर प्रशांत महासागर से गुजरने वाले 180 डिग्री देशांतर को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। यानी कि इसको इस तरह से लिखा जा सकता है, प्रशांत महासागर में स्थित बेरिंग जल संधि के समांतर गुजरने वाले 180 डिग्री देशांतर को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। तो यह भी कई बार आता है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं, तो 180 डिग्री जो देशांतर है उसे हम अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। अब अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो है यह एक उभयनिष्ठ देशांतर है। कैसा है यह ध्यान रखना, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा एक उभयनिष्ठ देशांतर। अब आप कहेंगे यह एक उभयनिष्ठ देशांतर क्यों है, और उसको समझने से पहले एक बार हम विश्व के मानचित्र में जो हमारा ग्लोब है, ग्लोब में अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा की जो है देखते हैं कहां कहां से किस प्रकार गुजरती है। तो देखिए यहां जो आपको एक पिक्चर दिख रहा है, यहां है पूरी हमारी पृथ्वी। यहां क्या है, यहां पूरी पृथ्वी है, और यहां जो सागर है यहां है प्रशांत पैसिफिक ओशियन। अब इस प्रशांत महासागर में यहां पे एक जल संधि है, इस जल संधि को कहा जाता है बेरिंग जल संधि। जो कि बेरिंग सागर और चुक्सी सागर को जोड़ती हैं, और इधर जो है यह है
अलास्का, जो कि किसका भाग है, यूएसए का, और यह है साइबेरियन रूस, जो किसका भाग है, एशिया का। यानी कि बेरिंग जल संधि जो है यह एशिया और उत्तरी अमेरिका को क्या करती है, अलग करती है। यानी कि अलास्का और साइबेरियन रूस के मध्य है, जो कि उत्तर में चुक्सी सागर है, दक्षिण में बेरिंग सागर को जोड़ती। अब यहां जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, जिसे हम 180 डिग्री देशांतर कहते हैं, यह इसके समांतर गुजरती। कैसे गुजरती है, देखिए यह इस तरीके से गुजरती, यह बेरिंग जल संधि के समांतर आई, इस तरह से यह अब यह जो देशांतर है यह है 180 डिग्री देशांतर। क्लियर क्या? और इस 180 डिग्री देशांतर को हम अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जानते हैं। अब प्रश्न आता है कि यह एक उभयनिष्ठ देशांतर है। अब क्यों है, तो इसके पीछे कारण है। वह कारण है कि जब हम पूर्वी गोलार्ध का अध्ययन करते हैं, यदि हम, अब समझना, यहां पर मैं एक लाइन खींचता हूं जिसे ग्रीनविच रेखा कहते हैं। समझना, यहां से यह है ग्रीनविच रेखा। अब ग्रीनविच रेखा से पूरब की ओर जाते हैं तो यहां कहलाएगा 180 डिग्री, पूर्वी देशांतर। यदि हम ग्रीनविच रेखा से पूरब में 180 डिग्री देशांतर तक जाएंगे तो यह कहलाएगा 180 डिग्री पूर्वी देशांतर। यदि हम मानो यह ग्रीनविच रेखा है और ग्रीनविच रेखा से हम यदि पश्चिम की ओर, यहां पूरब की ओर और यहां पश्चिम की, और यदि हम ग्रीनविच रेखा से पश्चिम की ओर जाते हैं तो 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर जो है, यही जो है क्या कहलाती है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। और इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, यह उभयनिष्ठ है। चाहे हम ग्रीनविच रेखा से पूरब की ओर जाएंगे तो 180 डिग्री पूर्वी देशांतर को हम अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहेंगे, या फिर ग्रीनविच रेखा से हम पश्चिम की ओर जाते हैं तो 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर को भी हम अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। और यही कारण है कि यह एक क्या है, उभयनिष्ठ देशांतर है, जो दोनों गोलार्धों में एक ही है। चाहे पूर्वी जो है गोलार्ध से अध्ययन करें, चाहे हम पश्चिमी गोलार्ध से अध्ययन करें, चाहे 180 डिग्री पूर्वी देशांतर होगा तब भी अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है, और चाहे 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर है तब भी वह अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। और इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, एक उभयनिष्ठ देशांतर की संज्ञा देते हैं। क्लियर हो गया? अब प्रश्न आता है कि इस अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण कब किया गया। तो देखिए, बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण 22 अक्टूबर 1884 को संयुक्त राज्य अमेरिका के वाशिंगटन
डीसी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन इंटरनेशनल मेरिडियन कांग्रेस में किया गया। क्लियर हो गया कि जिस सम्मेलन में ग्रीनविच रेखा का निर्धारण किया गया उसी सम्मेलन में जो है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किया गया। और अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो है एक सीधा देशांतर रेखा नहीं है या सीधी रेखा नहीं है, यह क्या है, टेढ़ी मेढ़ी रेखा है। यह भी आपको पता होना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा सीधी लंबवत देशांतर रेखा नहीं है, बल्कि टेढ़ी मेढ़ी देशांतर रेखा। अब इसको टेढ़ा मेढ़ा क्यों बनाया गया, इसके पीछे कारण है कि यहां जिन स्थानों से गुजरती है उन द्वीप समूह को या स्थानों को या तो पूर्वी गोलार्ध में या पश्चिमी गोलार्ध में जो है रखा जाए, ताकि वहां के समय में किसी की गणना में कोई समस्या नहीं हो या वहां के समय में अंतर ना हो। इसको जो है या इस समस्या के समाधान हेतु इसको जो है अलग अलग स्थानों पे मोड़ा गया है। किस तरह से, देखिए, जैसे यहां यदि मैं सीधी बनाऊं तो यहां इस तरीके से चलेगी, इस तरह से, लेकिन या इस स्थान और इस स्थान के समय में अंतर आने की संभावना है। यहां जो द्वीप समूह है इनमें भी अंतर आने की संभावना है। इसीलिए दो स्थान, एक ही क्षेत्र या एक ही देश के दो स्थानों के समय में अंतर या उनके समय की गणना में समस्या ना हो, इस कारण इसे अलग अलग स्थानों पे मोड़ा गया है। और इसीलिए अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा एक सीधी लंबवत देशांतर रेखा नहीं है, यह एक टेढ़ी मेढ़ी देशांतर रेखा है, जिसको समय की गणना में समस्या ना हो, इस कारण इसे अलग अलग स्थानों पे मोड़ा गया है। हालांकि जब हम इंडियन ज्योग्राफी की बात करते हैं तो इस तरह से नहीं पूछते हैं, लेकिन जब भी हम समय की गणना करते हैं तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को लेके प्रश्न जरूर हमें पूछे जाते हैं। इसीलिए हम जब समय की गणना के टॉपिक का अलग से अध्ययन करेंगे तब हम इसका जो है बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। अभी केवल हम भारत के संदर्भ में कई बार अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को पूछ लिया जाता है कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कौन सी है, या फिर अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा और भारतीय मानक समय रेखा में कितने समय का अंतर है। तो इस कारण जो है हमें पता होना चाहिए कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है, इसकी जो है निर्धारण कब किया गया, यह कहां से गुजरती है और इसकी क्या विशेषता है। क्लियर हो गया। इसके बाद हमें पूछा जाता है मानक समय रेखा। तो देखिए, इसके बाद हम बात करते हैं मानक समय रेखा या प्रामाणिक समय रेखा, स्टैंडर्ड टाइम लाइन की। मानक
समय रेखा प्रामाणिक समय रेखा यानी कि स्टैंडर्ड टाइम लाइन। अब मानक समय रेखा क्या है? तो मानक समय रेखा किसी भी देश के मध्य से गुजरने वाला देशांतर होता है, जिससे उस देश के समय की गणना की जाती है और जो पूरे देश में लागू होता है मानक समय रेखा कहलाती है। यानी कि मानक समय रेखा की यदि हम बात करें तो क्या होती है? किसी देश के मध्य से गुजरने वाला देशांतर। सबसे पहले ध्यान रखना, कोई भी मानक समय रेखा होगी वह उस देश या क्षेत्र के लगभग कहां गुजरेगी? मध्य से, जिससे उस देश के समय की गणना की जाती, जिससे उस देश के समय की गणना की जाती है और जो पूरे देश में लागू होता है मानक समय रेखा कहलाती। क्लियर हो गया? अब इसको समझना है तो हम भारत के संदर्भ में समझते हैं। देखिए, यह जो भारत का मानचित्र है, यहां जो भारत का मानचित्र, अब इस भारत के लगभग मध्य से यहां एक देशांतर गुजरता है। कौन सा है? 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, या जिसे हम कहते हैं 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। इस 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो कि भारत के लगभग मध्य से गुजरता है और इससे भारत के समय की गणना की जाती है और यह पूरे भारत में लागू होता है, और इसीलिए इस 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर यानी कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर को हम भारतीय मानक समय रेखा कहते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन के नाम से हम लोग जानते हैं। तो देखिए, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर को भारतीय मानक
समय रेखा कहा जाता है। और यह प्रश्न 2013 के फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था। क्या पूछा गया था कि भारतीय मानक समय रेखा कितने राज्यों से गुजरती है। तो देखिए यह कितने राज्यों से गुजरती है, इसका निर्धारण कहां से किया जाता है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे जब भारत की देशांतरीय स्थिति और विस्तार को हम पढ़ेंगे। लेकिन यदि आपसे मानक समय रेखा, प्रामाणिक समय रेखा या स्टैंडर्ड टाइमलाइन के बारे में पूछा जाए तो इसका तात्पर्य है कि वह किसी भी देश के मध्य से गुजरने वाला देशांतर है जिससे उस देश या उस क्षेत्र के समय की गणना की जाती है, और साथ ही जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि वह समय उस देश या उस क्षेत्र पूरे पर लागू होगा। ऐसा नहीं है कि यह केवल पश्चिमी भारत में लागू होगा या यह कहें उत्तरी भारत में लागू होगा या पूर्वोत्तर में लागू नहीं होगा। नहीं, यह पूरे भारत में लागू होता है। नहीं, इसके आधार पे जो समय की गणना करते हैं वह पूरे भारत पे लागू होती है या पूरे भारत में लागू होती है, और इसीलिए इसे 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को हम क्या कहते हैं, भारतीय मानक समय रेखा कहते हैं। और ये डायरेक्ट भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि भारतीय मानक समय रेखा कौन सी है, कहां से गुजरती है या कितने राज्यों से गुजरती है, जिसका हम विस्तार से आगे अध्ययन करने वाले। और इसके बाद जो पूछा जाता है वह पूछा जाता है स्थानीय समय रेखा, लोकल टाइम लाइन। देखिए बात करते हैं स्थानीय समय रेखा की। स्थानीय समय, अब देखिए लोकल टाइमलाइन क्या है कि पृथ्वी पर स्थित किसी स्थान का देशांतर, पृथ्वी पर स्थित किसी स्थान से गुजरने वाला देशांतर, यानी कि पृथ्वी पर कोई भी स्थान है, उस स्थान से जो देशांतर गुजरता है और जिस पर सूर्य लंबवत या सीधा चमकता है, यानी कि पृथ्वी पर कोई भी स्थान है वहां से जो देशांतर गुजरता है और उस पर यदि सूर्य सीधा या लंबवत चमकता है तो उस स्थान की स्थानीय समय रेखा कहलाती है, या उस देशांतर का जो वास्तविक समय होगा उस देशांतर का वास्तविक समय स्थानीय समय तथा उस देशांतर को स्थानीय समय रेखा कहा। अब ध्यान रखना, मानक समय और स्थानीय समय में अंतर होता है। मानक समय पूरे देश
या पूरे भौगोलिक क्षेत्र पर लागू होता है, लेकिन स्थानीय समय किसी पर्टिकुलर एक स्थान से ही पर माना जाता है या पर्टिकुलर एक स्थान से संबंधित होता है। अब कैसे, देखिए कि माना भारत है और भारत में अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश भारत के पूर्व में, और वहां से जो है देशांतर कोई भी गुजरता है, मानो 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर गुजरता है, और जब वहां पर सूर्य लंबवत चमकता है, मानो वहां पे दिन में 12 बजे सूर्य लंबवत चमकता है, तो वहां का स्थानीय समय कितना होगा, 12 बजे होंगे। लेकिन भारत में उस समय 12 नहीं बजे होंगे। भारत में जो मानक समय रेखा है, उस समय जो समय हुआ होगा वही पूरे भारत में तो लागू होगा, लेकिन अरुणाचल प्रदेश का वह स्थान जहां से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर गुजरता है, तो उस स्थान पे 12 बजे होंगे, तो वह उस स्थान का वास्तविक समय होगा और वही समय स्थानीय समय भी कहलाएगा, और उस देशांतर को यानी कि 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर को अरुणाचल प्रदेश के उस स्थान का स्थानीय समय रेखा के रूप में दर्शाया जाएगा। इसीलिए स्थानीय समय रेखा किसी स्थान विशेष की समय की गणना को दर्शाती है, जबकि मानक समय रेखा या प्रामाणिक समय रेखा यह पूरे देश के समय की गणना करती है, और ग्रीनविच रेखा जो है यह पूरे विश्व के समय की गणना के लिए प्रयुक्त होती है। तो क्लियर हो चुका है। पूरे विश्व में यदि समय की गणना करनी है तो हम किसका, ग्रीनविच समय रेखा या अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का प्रयोग करेंगे। यदि किसी देश की समय की गणना करनी है तो हम मानक समय रेखा या प्रामाणिक समय रेखा का प्रयोग करते हैं, और यदि हमें किसी स्थान विशेष के समय की गणना करनी है तो हमें स्थानीय समय रेखा या स्थानीय देशांतर का हम लोग प्रयोग करते हैं। क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से हम जब भी किसी भी क्षेत्र की ग्लोबीय स्थिति का अध्ययन करते हैं तो हमें अक्षांश और देशांतर के बारे में जानकारी होना जरूरी है, और यदि हमें अक्षांश और देशांतर के बारे में जानकारी है तो हम किसी भी देश की जलवायु का निर्धारण कर सकते हैं कि वह किस जलवायु प्रदेश में होगा, क्योंकि जलवायु या सूर्य ताप का क्षैतिज वितरण हम अक्षांशों के आधार पर करते हैं, और किसी देश के समय की गणना हम देशांतर के आधार पर करते हैं। और इसीलिए हम जब भी, चाहे हम भारत की भौगोलिक स्थिति ग्लोबीय स्थिति का अध्ययन कर रहे हैं, चाहे हम राजस्थान की ग्लोबीय स्थिति का अध्ययन कर रहे हैं, चाहे हम किसी देश विशेष की ग्लोबीय स्थिति का अध्ययन कर रहे हैं, तो हमें अक्षांश और देशांतर की जानकारी होना चाहिए। और इस श्रृंखला में हमने अक्षांश और देशांतर का अध्ययन किया। अक्षांश क्या होते हैं, देशांतर क्या होते हैं, अक्षांश रेखाएं कितनी हैं, देशांतर रेखाएं कितनी हैं, अक्षांश रेखाओं का प्रयोग कहाँ करते हैं, देशांतर रेखाओं का हम प्रयोग कहाँ करते हैं, और किस तरह से वह हमें एग्जाम में पूछी जा सकती है, उसके बारे में अध्ययन किया। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, जिसमें हम भारत की ग्लोबीय स्थिति, भारत की अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति का विस्तार से अध्ययन करेंगे, ताकि हमें यह क्लियर हो जाए कि अक्षांश और देशांतर को भारत के संदर्भ में किस तरह से पूछा जा सकता है। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।